एक बार सोचो, साल 1958, मुंबई की एक गली में एक 26 साल का लड़का, कोई डिग्री नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक सपना, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना। और आज 2026 में उस सपने की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़, मतलब पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा। मैं हूं डॉक्टर जे और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ब्रांड न्यू सीरीज निफ्टी 50 कंपनी सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे हर एक निफ्टी 50 कंपनी की पूरी कहानी, फाउंडेशन से आज तक। और शुरुआत हो रही है सबसे बड़ी कंपनी से, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सीट बेल्ट बंद करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये एक आदमी की हिम्मत, एक फैमिली का ड्रामा और एक नेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। स्टोरी शुरू होती है गुजरात में, दिसंबर 28, 1932। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिसका जन्म गरीब स्कूल टीचर के घर में हुआ, लोग प्यार से उन्हें धीरू भाई कहते हैं। 17 साल की उम्र में जेब में कुछ नहीं था, वो चले गए यमन, अदेन, जो गल्फ कंट्री है। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर काम किया, एक ट्रेडिंग फर्म में काम किया, वहाँ कल रख गए। यहाँ से उन्होंने बिजनेस, अकाउंटिंग और ट्रेड के सीक्रेट सीखे। 1958 में धीरू भाई वापस इंडिया आए और मुंबई में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन। काम क्या था? मसाले और पॉलिएस्टर के जो कपड़े हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। पर यह आदमी सिर्फ ट्रेडर नहीं रहना चाहता था। उसने देखा कि इंडिया में सिंथेटिक फाइबर की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कोई नहीं कर रहा, मार्केट गैप है, और धीरू भाई ने उस गैप को पकड़ लिया। वर्ष 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और एक गुजरात में सिंथेटिक फाइबर की मिल एस्टेब्लिश कर दी और एक नया ब्रांड लॉन्च किया, ओनली विमल, इंडिया का पहला मास मार्केट पॉलिएस्टर फैब्रिक ब्रांड। इसके लिए इन्होंने 2,80,000 रुपए बोरो किए वर्ष 1966 में, और जो कैपिटल पेड अप थी वो 1.5 लाख थी। सोच कर देखो, 1.5 लाख में आज कोई एक छोटी सी दुकान नहीं ओपन कर सकता, लेकिन उस टाइम धीरू भाई ने उस पैसे से एक एम्पायर की नींव रखी, एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिसने देश को बदल दिया। 1973 में कंपनी ऑफिशियल बन गई और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पर असली रेवोल्यूशन आया 1970 में। 1970 में आईपीओ मूवमेंट था। धीरू भाई को पैसा चाहिए था एक्सपेंड करने के लिए, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया। नेशनलाइज जो बैंक होते थे उनको प्राइवेट कंपनियों पे भरोसा नहीं होता था, तो उसने कुछ ऐसा किया जो इंडिया ने पहली बार देखा था। वो सीधा पब्लिक के पास गया एक्सपेंड करने के लिए, पब्लिक से पैसा मांगा, जब बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया का एक हिस्टोरिक आईपीओ लॉन्च किया और वो 7 गुना सब्सक्राइब हुआ। 58,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया। गुजरात के छोटे छोटे शहर से लोग आए ट्रेन पकड़कर बसों में, सिर्फ रिलायंस का फॉर्म भरने के लिए। तो समझ सकते हो कि उस टाइम कितना खुमार रहा होगा रिलायंस में इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ रिलायंस की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की स्टॉक मार्केट की स्टोरी भी है। 1970 से पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल था। बड़े उद्योगपति, फॉरेन इन्वेस्टर, ये लोग शेयर खरीदते थे। आम आदमी सोचता था ये हमारा काम नहीं है। धीरू भाई ने ये सोच बदल दी। उसने गुजरात के छोटे से छोटे शहर सूरत, वडोदरा, राजकोट में लोगों से मीटिंग की, उनको समझाया कि शेयर क्या होता है, शेयर क्यों खरीदना चाहिए। वो इक्विटी कल्ट लेकर आया इंडिया में, आम आदमी को शेयर होल्डर बना दिया। और तब उन्होंने रिलायंस के आईपीओ में जो सक्सेसफुल स्टोरी लिखी वो आज तक याद की जाती है। रिलायंस का एक और मास्टर स्ट्रोक था वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब हर चीज खुद बनाना। पहला उन्होंने विमल ब्रांड लॉन्च किया था, उसके बाद उन्होंने उसके लिए जो पॉलिएस्टर चाहिए था वो खुद बनाना शुरू किया। फिर पॉलिएस्टर को बनाने के लिए प्यूरिफाइड टेरिफेथेटिक एसिड चाहिए, वो खुद बनाना शुरू किया। वो पेट्रोकेमिकल से बनता था। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी थी। धीरू भाई ने डिसाइड किया, मैं सिर्फ कपड़े नहीं बेचूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो कपड़ा बनाने के लिए जरूरी है, टॉप टू बॉटम कंट्रोल। इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, और इसी ने रिलायंस को अनबीटेबल बनाया। 1986 में हजीरा में प्लांट लगा। 1991 में पेट्रोकेमिकल में एक और बड़ा कदम उन्होंने रखा। 1999 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी बनाई। बस 36 महीने में उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में ये रिफाइनरी बनाई। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी है। दोस्तों, रिलायंस का प्रॉफिट वर्ष 1976 में 64 करोड़ था और वर्ष 2002 में 6,200 करोड़ बन गया। 100 गुना ग्रोथ थी धीरू भाई के लाइफ टाइम में। वर्ष 2002 की बात है, वो काला दिन जिस दिन धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। 13 दिन बीमार रहने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा उद्योगपति हमसे दूर चला गया। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश और अनिल। दोनों पढ़े लिखे, दोनों कैपेबल, पर दोनों के बीच में एक तकरार, एक द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया कंपनी की बागडोर के लिए। नवंबर 2004 में मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में खुद एडमिट किया कि भाई से कुछ डिफरेंस है ओनरशिप को लेकर। शेयर मार्केट हिल गया। 2005 में फैमिली का ये झगड़ा पब्लिक हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और जो वो इंडिया का जो कारपोरेट वर्ल्ड था वो एकदम दंग रह गया ये सब देख के। तब एक अनोखा सोल्यूशन आया जो उनकी माता जी ने दिया, कोकिला बेन अंबानी, दोनों बेटों की माँ। उन्होंने वो बीच में आई और उन्होंने एक नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट किया। ऑफिशियली अक्टूबर 2005 में स्प्लिट फॉर्मुलेशन हो गया। इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्प्लिट था ये। मुकेश को मिला रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी की कोर बिजनेस, और अनिल अंबानी को मिला एडीएजी ग्रुप, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। इसमें टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री थी। अगर हम एक एक्सपर्ट की तरह सोचें
ये स्प्लिट इनिशियली मार्केट को नेगेटिव लगा, पर लॉन्ग टर्म में जो मुकेश अंबानी का कोर बिजनेस है वो आगे निकल गया। अनिल अंबानी का बिजनेस जो 2009 से 2019 के बीच उसने काफी स्ट्रगल किया। रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट हो गई। अनिल अंबानी की पर्सनल नेटवर्थ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गई। मुकेश अंबानी उसने 2016 में इंडिया के सबसे बोल्ड बिजनेस पर बैट लगाई, जियो। 2016 से पहले का इंडिया आपको याद है, 1 GB डाटा के लिए आपको 250 से 300 रुपए देने पड़ते थे। व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। यूट्यूब सिर्फ वाईफाई में यूज होता था। मोबाइल इंटरनेट एक लग्जरी माना जाता था। मुकेश अंबानी एक बार बताते हैं कि उनकी बेटी ने ये शिकायत की कि इंडिया में इंटरनेट बहुत महंगा है, और उन्हीं की शिकायत ने एक रिवोल्यूशन को जन्म दिया, रिलायंस जियो को। सितंबर 5, 2016 रिलायंस जियो कमर्शियली लॉन्च हुआ। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड डिजिटल प्रोजेक्ट। ऑफर क्या था, आप दंग रह जाओगे। अनलिमिटेड वॉइस कॉल लाइफ टाइम फ्री किसी भी नेटवर्क पर, 4G डाटा 6 महीने तक कंप्लीटली फ्री, SMS और रोमिंग चार्जेस जीरो। और इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया $31 बिलियन, लगभग 31 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस ने 10 साल में जियो को बिल्ड करने के लिए काम किया, और आगे क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। एक सुनामी आई इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। सिर्फ पहले 83 दिन में 5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए जियो के, और फर्स्ट 170 दिन में 10 करोड़। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था किसी भी कंपनी का, फास्टेस्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ ग्लोबली होना। और कंपटीटर वो बिल्कुल दंग रह गए, बर्बाद हो गए। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। एयरसेल ब्रांड, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, MTS, ये सब बंद हो गई, और कंपनियां बस वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और BSNL बची। और जो डाटा प्राइस थे वो ड्रॉप हो गए। जो पहले 1 GB डाटा 250 रुपए का आता था, 250 रुपए का आता था, वो अब 10 से 15 रुपए पर GB हो गया, लगभग 95% सस्ता। इंटरनेट यूजर जो पहले 2016 में 30 करोड़ थे, 2020 में लगभग 4 साल में 70 करोड़ हो गए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। और इंडिया का जो ग्लोबल रैंक था मोबाइल डाटा कंजम्पशन में, वो 155वां था, और 1 साल में ही वो पहले नंबर पे आ गए। आज जियो के लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अगर हम एक एक्सपर्ट की तरह सोचें तो जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, ये एक प्लेटफॉर्म था जिस पर रिलायंस रिटेल, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो फाइबर और फ्यूचर में AI सर्विस बिल्ड करनी थी। 2020 में कोविड के बीच में जियो प्लेटफॉर्म ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रेज किए, फेसबुक से, गूगल से और भी बड़े बड़े इन्वेस्टरों से। ये इंडिया की सबसे बड़ी FDI इवेंट थी। दोस्तों, अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 1977 में IPO जब लॉन्च हुआ तो जो शेयर प्राइस था वो 10 रुपए था। फिर इसमें टाइम के साथ इंक्रीज हुआ, स्प्लिट होता गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट में इसको स्प्लिट करना पड़ा। और 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तब ये 400-500 के पास था। इसमें जो बीच में स्प्लिट हुए वो भी इंक्लूड है। 2024 में 1612 था। अभी मई 2026 में देखे तो ये लगभग 1300-1400 के आसपास है। इसमें बहुत बार स्प्लिट हुए, बहुत बार बोनस, एक बारी या 2 बारी शायद बोनस भी अनाउंस हुआ है। तो जो आज जिसका हम मार्केट कैप देखें वो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए है। तो एक अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से चेक करें तो 1990 में अगर किसी ने रिलायंस में 10,000 रुपए, मात्र 10,000 लगाए होते तो वो आज लगभग 12 से 15 लाख रुपए होते। और जो लोग 1970 की IPO में थे वो तो और भी ज्यादा अमीर हो गए होंगे। ये तो पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो रिलायंस आज एक कंपनी नहीं, ये एक कॉन्ग्लोमरेट है, ये कंपनियों का समूह है। इसमें OL टू केमिकल, जामनगर की जो रिफाइनरी है, जियो टेलीकॉम जिसके लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, रिलायंस रिटेल जो इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, और जो रिलायंस ने अभी न्यू एनर्जी से एक 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट से सोलर ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया है। अगर 2026 का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 7% के अराउंड अकेले रिलायंस कंट्रीब्यूट करता है। मुकेश अंबानी का जो नेक्स्ट बैट है वो न्यू एनर्जी पे, जामनगर में उन्होंने 5000 एकड़ पर धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसमें सोलर पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सब एक जगह। टारगेट नेट जीरो कार्बन 2035 तक। और वो चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, रिलायंस अब AI और डिजिटल सर्विस में भी इन्वेस्ट कर रहा है। जियो AI पार्टनरशिप की है उसने, तो टेक जायंट्स हैं, हो सकता है फ्यूचर में रिलायंस एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी बन जाए। तो ये था रिलायंस इंडस्ट्री का सफर, एक 1.5 लाख की कंपनी से 20 लाख करोड़ तक का, जिसमें 68 ईयर लगे, 68 साल लगे, 3 जनरेशन लगी, जिसमें टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और अब AI। धीरू भाई अंबानी ने एक बार कहा था, pursue your goal even in the face of difficulties and convert adversity into opportunities। आज इंडिया की एक नंबर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री इसी फिलोसफी पर चल रही है। अगला वीडियो इंडिया की सेकंड कंपनी HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर का बादशाह कैसे बना, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं हूं डॉक्टर जे, DRJ ट्रेडिंग में आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।